हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र 3 भाग 1 भारत का इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। इंडियन हिस्ट्री का भाग देखेंगे। आज हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री 2018 के सेक्शन फर्स्ट में यदि हम देखें तो शब्द सीमा जो है 30, अंक जो है 2 के लिए पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल का महत्व बताइए। लोथल सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इनका ऐतिहासिक महत्व शहरी योजना व वास्तुकला, व्यापार एवं वाणिज्य अवशेष, सांस्कृतिक महत्व में कला व शिल्प की उपलब्धि, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना व पुरातात्विक महत्व में खुदाई स्थल, संग्रहालय व अनुसंधान केंद्र की प्राप्ति है। यह जो है सिंधु सभ्यता स्थल लोथल के महत्व को बताने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है यह भी, जैन व बौद्ध धर्म में 2 समानताएं व 2 अंतर लिखिए। 2 समानताएं व 2 अंतर की बात करेंगे जैनिज्म और बौद्धिज्म में। समानताएं की यदि बात करें, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे। दोनों धर्मों में कर्म के सिद्धांत को माना गया है। यह जो है 2 समानताएं हैं। असमानताएं की यदि हम बात करें, जैन में आत्मा की मान्यता है जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या व आत्म संयम पर जोर देता है जबकि बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान व ज्ञान पर जोर देता है। तो यह जो है असमानताएं रही जैन धर्म की प्रमुख 2 समानताएं व असमानताएं अंतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर के क्वेश्चन में, वैदिक देवता वरुण का महत्व बताइए। वरुण वेदों में वर्णित एक महत्वपूर्ण देवता है। वह जल, आकाश और नैतिकता के देवता माने जाते हैं। जल के देवता वर्षा व जल संसाधनों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार, आकाश के देवता वायुमंडल व वातावरण नियंत्रण, नैतिकता के देवता सत्य व न्याय के लिए जिम्मेदार, संरक्षक लोगों की रक्षा व सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यह जो है वैदिक देवता वरुण का महत्व है। यह भी 2 नंबर के लिए था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलकान ए चहलगानी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तुलकान ए चहलगानी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो 12वीं शताब्दी में भारत में घटित हुई। यह घटना गुजरात के सुल्तान अहमद के शासनकाल में हुई। तुलकान ए चहलगानी का अर्थ 40 खानों का परिषद। यह घटना गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा आयोजित एक परिषद थी जिसमें 40 प्रमुख उलेमा और विद्वानों ने भाग लिया। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य इस्लामी कानून और परंपराओं के अनुसार गुजरात के शासन को मजबूत करना था। तो यह जो है तुलकान ए चहलगानी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कुछ 4 कारण का उल्लेख कीजिए। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 4 कारण रहे। पहला, ब्रिटिशों की मजबूत स्थिति। दूसरा, देशी राजाओं का समर्थन न मिलना। तीसरा, आर्थिक कमजोरी। चौथा, नेपोलियन की पराजय। यह जो है प्रमुख 4 कारण रहे फ्रांसीसियों की असफलता के। ब्रिटिश की मजबूत स्थिति थी, आर्थिक कमजोरी थी, नेपोलियन की पराजय हुई, देशी राजाओं का समर्थन नहीं मिल पाया। तो यह जो है फ्रांसीसियों की असफलता के 4 प्रमुख कारण रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां, दीन ए इलाही के 4 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रतिपादित एक धार्मिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। इसके 4 प्रमुख सिद्धांत, पहला, एकता और अद्वितीयता। दूसरा, धर्मों की एकता। तीसरा, नैतिकता और सदाचार। चौथा, सहिष्णुता और त्याग। यह जो है 4 प्रमुख सिद्धांत रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखिए। चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखने के लिए कहा गया है। चिश्ती संप्रदाय एक प्रमुख सूफी संप्रदाय है जिसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल खलील चिश्ती ने की थी। इस संप्रदाय के 4 प्रमुख संतों के नाम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया, चौथा है शेख सलीम चिश्ती। ये 4 जो है प्रमुख संत रहे चिश्ती संप्रदाय के। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, मराठों के अभ्युदय के 4 कारण लिखिए।
मराठों के अभ्युदय के 4 कारण बताने हैं। 4 कारण देखेंगे। शिवाजी का नेतृत्व। शिवाजी की अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, सैन्य कौशल और राजनीतिक दृष्टि से मराठों को एकजुट करने और उनकी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक स्थिति। मराठों की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी घाट और सह्याद्री पर्वतमाला के बीच थी, जिससे उन्हें सैन्य व आर्थिक दृष्टि से मजबूत आधार मिला। तीसरा कारण, मुगल साम्राज्य की कमजोरी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोरी और आंतरिक संघर्ष ने मराठों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। चौथा, मराठा सेना की मजबूती। मराठा सेना की गति, चपलता और युद्ध कौशल ने उन्हें मुगल और अन्य पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ने में मदद की। सेक्शन 2 है शब्द सीमा 60, 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी थी, लेकिन कुछ प्रतिबंध और सीमाएं भी थी। कुछ महत्वपूर्ण पहलू को पढ़ेंगे, सकारात्मक व नकारात्मक। सकारात्मक पहलू की यदि हम बात करें, पहला है शिक्षा। विजयनगर साम्राज्य में नारियों को शिक्षा की अनुमति थी। कई महिलाएं विद्वान और कवयित्री बनी। सामाजिक सम्मान। नारियों को समाज में सम्मान और आदर मिलता था। वे परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। आर्थिक स्वतंत्रता। नारियों को अपनी संपत्ति का अधिकार था और वे व्यवसाय भी कर सकती थीं। नकारात्मक पहलू की यदि हम बात करें, महिलाओं की स्थिति की नकारात्मक पहलू, पहला है पितृसत्तात्मक समाज। विजयनगर साम्राज्य में पितृसत्तात्मक समाज प्रणाली थी, जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार और शक्ति थी। विवाह प्रणाली। नारियों को बाल विवाह और वृद्धा पुनर्विवाह की प्रथा का सामना करना पड़ता था। सीमित स्वतंत्रता। नारियों की स्वतंत्रता और गतिविधियों में कुछ प्रतिबंध थे, जैसे कि उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो यह जो है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू रहे, दोनों महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। अगला है, कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव लिखिए। कृषि के वाणिज्यीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन और व्यापार में वाणिज्यिक तरीकों का उपयोग। इसके दुष्प्रभाव देखेंगे। दुष्प्रभाव की बात यदि हम करें, छोटे किसानों का शोषण। छोटे किसानों के शोषण में वाणिज्यिक कृषि के बड़े कारपोरेट घरानों का वर्चस्व होता है, जो कि छोटे किसानों का शोषण करते हैं। जल और भूमि का दुरुपयोग। वाणिज्यिक कृषि में जल व भूमि का अधिक उपयोग है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता की हानि। वाणिज्यिक कृषि में एक ही फसल की अधिकता होती है, जिससे जैव विविधता कम होती है। चौथा है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। वाणिज्यिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होता है, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषित होते हैं। पांचवा है खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां। वाणिज्यिक कृषि में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अगला है ग्रामीण समुदायों का विखंडन। ग्रामीण समुदायों के विखंडन से सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है मूल रूप से प्रमुख दुष्प्रभाव रहे कृषि के वाणिज्यीकरण के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के 4 कारण बताने थे स्वीकारने के। 4 कारण देखेंगे। मुस्लिम लीग की मांग। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिसे पाकिस्तान कहा जाता था। कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार करने का फैसला लिया, ताकि देश को विभाजन से बचाया जा सके और शांति बनी रहे। अगला कारण है ब्रिटिश सरकार की नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने भारत को विभाजित करने की नीति अपनाई थी। कांग्रेस ने इस नीति को स्वीकार करने का फैसला किया, ताकि देश की स्वतंत्रता मिल सके। अगला है हिंसा और अस्थिरता। देश में हिंसा और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करने का फैसला किया, ताकि देश में शांति और स्थिरता जो है बनी रहे। अगला है राजनीतिक दबाव। कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव था कि वह विभाजन को स्वीकार करे। मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने विभाजन को स्वीकार करने का फैसला किया, ताकि देश को स्वतंत्रता मिल सके। तो यह जो है प्रमुख कारण रहे। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई रिंग फेंस की नीति का वर्णन कीजिए। रिंग फेंस की नीति का वर्णन हमें करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों हेतु अपनाई गई रिंग फेंस की नीति का उद्देश्य भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना था।
रिंग फेंस की नीति का अर्थ यदि हम देखें, रिंग फेंस की नीति का अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अलग अलग और कमजोर बनाने के लिए उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। इस नीति के मुख्य बिंदु की यदि हम चर्चा करें, पहला है भारतीय राज्यों को आपस में लड़ाना, दूसरा कमजोर राज्यों का समर्थन, तीसरा संधियां और समझौते, चौथा है सैन्य हस्तक्षेप। ये वह प्रमुख बिंदु रहे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके परिणाम यदि हम देखें, पहला है भारतीय राज्यों का कमजोर होना, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ये जो है प्रमुख परिणाम रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो प्रमुख बिंदु और परिणाम हमने देखे। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है माहलवाड़ी व्यवस्था पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। माहलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू की गई एक जमींदारी व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य भूमि राजस्व संग्रह करना था। इस व्यवस्था के प्रमुख बिंदु जमींदारों की नियुक्ति, दूसरा भूमि राजस्व का निर्धारण, तीसरा राजस्व संग्रह, चौथा जमींदारों के अधिकार। इसके दुष्प्रभाव की बात यदि हम करें, पहला है किसानों का शोषण, दूसरा है भूमि का विभाजन, तीसरा है आर्थिक असमानता। यह जो है प्रमुख दुष्प्रभाव रहे। इस व्यवस्था को बाद में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नई भूमि व्यवस्था लागू की गई। सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 8 अंक के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल के सदस्यों के पद नाम एवं उनके दायित्वों का उल्लेख कीजिए। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में 8 सदस्य थे, जिन्हें विभिन्न विभागों की देखरेख की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। सभी को एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला हमारा पेशवा प्रधानमंत्री, नाम था मोरोपंत पिंगले। इनका दायित्व था सरकार के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन। दूसरा है अमात्य, वित्त मंत्री अमात्य, नाम है रामचंद्र पंत अमात्य। इनका दायित्व था राज्य के वित्तीय मामलों, कर संग्रह और आर्थिक नीतियों का प्रबंधन। तीसरा है मानसी, मंत्री के पद पर मानसी मोरे, दायित्व राज्य के आंतरिक व बाहरी मामलों, कूटनीति और राजनयिक संबंधों का प्रबंधन करना। अगला है गृह मंत्री के रूप में सचिव, नाम है आनंद राव। इनका दायित्व था राज्य की आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था का प्रबंधन। विदेश मंत्री के रूप में सुमंत का पद था। इनका नाम था सोमनाथ। दायित्व इनका था राज्य के विदेशी मामलों, युद्ध और सेना का प्रबंधन। अगला है न्याय मंत्री साबनीस, नाम है रघुनाथ नारायण हानमंती, राज्य की न्यायपालिका, कानून और न्याय का प्रबंधन करना। अगला है राजस्व मंत्री पंत अमात्य, इनका नाम है नीलकंठ राव। दायित्व है इनका राज्य के राजस्व संग्रह, भूमि अभिलेख और कर प्रशासन का प्रबंधन करना। अगला है गृह और सेना मंत्री थे देश पांडे के रूप में, देश पांडे सोनपंत देश पांडे इनका नाम था। इनका दायित्व था राज्य की सेना, सीमा सुरक्षा व गृह रक्षा का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों के संबंध में संत कबीरदास जी के विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीरदास एक महान संत व कवि थे। मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने। उनके विचार मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। मूर्ति नहीं है भगवान कहा उन्होंने। मूर्ति पूजा को व्यापार माना उन्होंने। आत्मज्ञान की आवश्यकता है माना लोगों में उन्होंने। बाह्य आडंबरों के खिलाफ उनके जो विचार रहे, उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर धोखा, दूसरा बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, तीसरा सच्चा धर्म मनुष्य के अंदर है। कबीरदास ने मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों के खिलाफ अपने विचार जो है व्यक्त किए और कहा कि सच्ची पूजा आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि में है। उन्होंने लोगों को सच्चे धर्म की ओर मोड़ने के लिए अपनी कविताओं और उपदेशों का जो है उपयोग किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दलितोद्धार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उद्धार में क्या किया, इसका वर्णन करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए। अंबेडकर ने दलितों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कई संगठनों की स्थापना की, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
उन्होंने दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे पहला महत्वपूर्ण कदम यदि हम देखें, दलितों के अधिकारों की लड़ाई। अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए। दूसरा है शिक्षा और संगठन। उन्होंने दलितों की स्थिति और शिक्षित करने उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठनों की स्थापना की। अगला है अलग निर्वाचन क्षेत्र। अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अगला है बौद्ध धर्म में परिवर्तन। अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म में परिवर्तन की सलाह दी और स्वयं भी बौद्ध धर्म अपनाया। यह जो है मूल रूप से कारण रहे डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर जी के द्वारा। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 4, शब्द सीमा 175, अंक जो है 15 अंक के लिए पूछा गया सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का विस्तृत वर्णन करते हुए इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन भारतीय मुसलमानों के लिए पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और इसका नाम अलीगढ़ शहर से लिया गया, जहां 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्यों की यदि हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन के, पहला उद्देश्य है मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। तीसरा, मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इसके प्रमुख नेताओं की यदि हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन के संबंधित, पहला है सर सैयद अहमद खान, दूसरा है मौलानी हाली, तीसरा मौलाना शिबली, चौथा नवाब मोहसिन उल मुल्क, पांचवा नवाब विकार उल मुल्क। ये जो है प्रमुख नेता रहे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रभावों की यदि हम बात करें, पहला है मुसलमानों को शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा, मुसलमानों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। अगला है मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उर्दू भाषा का विकास हुआ। अगला है मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। ये जो है प्रमुख प्रभाव रहे। अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा गया सवाल है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करना है। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली और सफल सम्राट थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और उसका विस्तार किया। उनके शासनकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिन्हें निम्नलिखित से वर्णित किया जा सकता है। उत्तरी भारत का विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया, जिससे कुछ प्रमुख राज्य हैं पंचाल, यौधेय, अर्जुनायन, हुर, कुषाण। दक्षिण भारत की विजय की यदि हम बात करें, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कई राज्यों को जीता, जिसमें प्रमुख राज्य थे वाकाटक, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य। ये जो है प्रमुख विजयी राज्य रहे। पूर्वी भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने पूर्वी भारत में कई राज्यों को जीता, जिसमें प्रमुख राज्य थे बंगाल, मगध, बिहार। यह जो है प्रमुख विजयी राज्य रहे। आगे हम बात करते हैं परिणाम की। तो विजय के परिणाम, गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ, समुद्रगुप्त की शक्ति और प्रतिष्ठा जो है बढ़ी, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। यह जो है इसके परिणाम रहे। इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को विजयों का वर्णन इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन जो है किया गया है। यह जो है मूल रूप से इलाहाबाद प्रशस्ति है।